Hello everyone, this is my third lecture of biomolecule, and today we are going to study about the nucleic acid and the chemical nature of bond which are going to polymerize the monomeric unit of the biomolecule. So before starting the topic, we will first look into the framework of the molecule. I mean ki how the molecules, how all the biomolecules have a common framework. Framework mean कि if we are going to denote an amino acid, then how they are actually written, so that we can understand the polymerization of the monomeric unit into polymer very well. So let us start with the chemical nature of the bond, that bond which are going to make the polymer. So before starting, I'll tell you that all the chemical bonds which I am going to discuss in this lecture has a particular name, and these particular names are very important for CBSE and NEET point of view. Both point of view, this is very important. So you have to memorize that name. That name is very peculiar, and that I will tell you कि where these bonds are actually present. So सबसे पहले बात करेंगे हम chemical nature of bond present in biomolecule. And before starting this topic, I will tell you about the framework. Framework से मेरा मतलब ये है कि अगर हम अमीनो एसिड को लिखते हैं तो अमीनो एसिड को कैसे डिनोट करेंगे, ताकि हम क्या करें कि वो जितने भी बॉन्डिंग्स हैं उनको हम अच्छे से समझ पाए. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड या प्रोटीन कह लो आप. एक अमीनो एसिड बनाऊंगा मतलब वो मोनोमर हो गया. अब वो मोनोमर मिल के कैसे, अब अगले वाले से मिलके कैसे वो पॉलीमराइज करेंगे, तो वो हम कैसे स्टार्ट करते हैं फिर फ्रेमवर्क से. अगर मैं अमीनो एसिड का फ्रेमवर्क लिखूं तो अमीनो एसिड का फ्रेमवर्क ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा. यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आर एक वेरिएबल ग्रुप. अमीनो एसिड हम प्रोटीन वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास वो है. ठीक है. तो यहाँ पे एक पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, फिर इस साइड में क्या होगा, एक अमीन ग्रुप. ठीक है. तो ये होगा. तो अब क्या होता है कि ये एक अमीनो एसिड हो गया. अब ये दूसरे अमीनो एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा, दैट इज एक्चुअली द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. ये पॉलीमर करके फिर एक स्ट्रिंग बनाए. और अब दूसरा होगा क्या, फैट आपको पता था कि फैट कैसा होगा, या तो ऐसा होगा. ठीक है. RCOH रख लो यहां पे. फिर यहां भी R1 हो गया, ये R2 हो गया. हाँ, तो R3 हो गया. ये आपके एक क्या हो गया, एक फैटी एसिड हो गया, दो फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2 एंड फैटी एसिड 3. तो ये तीन फैटी एसिड किसमें लगे हैं, ग्लिसरॉल वाले में. तो ये आपका एक बेसिक, आप कह लो कि फैट का बेसिक ये हो गया रिप्रेजेंटेशन की, कैसे हम फैट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअली में. अब क्या होता है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट मैंने कल पढ़ाया था, तो उसमें क्या था कि एक बेसिक क्या थे, उसमें मोनोमेरिक यूनिट थी ग्लूकोज. वो क्या करते हैं, बहुत सारे, फिर उसके बाद पॉलीमराइज करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं. वो कंपाउंड्स या फिर आपके सेल्यूलोज हो सकते हैं, या फिर स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन, कुछ भी हो सकता है. तो अब क्या करेंगे, अगर हम आपको एक मैं वो बताऊं, एक सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा बताया था, ऐसा. ठीक है. तो अब इसमें क्या थे, यहां पे बाकी सारे एटम्स के एग्रीगेशन थे यहां पे. तो ये हो गया आपका एक, क्या हो गया, ये मोनोसेकेराइड. एक मोनोसेकेराइड या तो ऐसा दिखेगा अगर वो हेक्सोज है, तो अगर वो ट्रायोज है तो किसी और तरह से दिखेगा. लेकिन बेसिक इनमें कॉमन चीज ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड का रिएक्ट करना चाह रहे हैं दूसरे मोनोसेकेराइड, तो क्या होगा, उसको एक रिंग फॉर्म में क्या होना पड़ेगा, असेंबल होना पड़ेगा. तो ये आपका एक मोनोसेकेराइड हो गया. आप इसको जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे. ठीक है. अब ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. अब यहाँ पे मैं बात करूंगा आपको न्यूक्लिक एसिड का. न्यूक्लिक एसिड का एक सिंपल सा अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो वो ऐसा होगा. ठीक है. 1 2 3 4 5 ही होंगे. तो ये ऐसा होगा. ऐसा होगा ये. ठीक है. तो ये हो गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड जो कि क्या करेंगे, बाद में जाके न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे. तो न्यूक्लिक एसिड के लेक्चर में आज हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे असेंबल होते हैं और कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं.
अब बात आती है कि ये हमारा हो गया बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ईच मोनोमर। अब ये मोनोमर अपने आप को क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे, पॉलीमराइज करके बनाएंगे बायोमोलिक्यूल। और अब बायोमोलिक्यूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से कोलाइड करना पड़ेगा। कोलाइड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज हो जाए, चार्ज होने के बाद क्या उनके एटम्स एक दूसरे से क्या करें, टकराने के बाद उनमें क्या हो, एंट्रोपी चेंज हो, एंट्रोपी चेंज होने के बाद एक्टिवेट हो, एक्टिव होने के बाद क्या हो, वो एक दूसरे से रिएक्ट कर पाए, बॉन्डिंग हो। अब उसी बॉन्डिंग की बात हम अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से मैं क्या करवा रहा हूं, यहाँ पे रिएक्ट करवा रहा हूं। अब क्या हुआ, एक मोनो, ये ऐसे लिखो, मैं सारा कुछ नहीं लिख रहा यहाँ पे सारे आइटम्स, तो यहाँ पे ये लिख रहा हूं मैं, बेसिक जो थिंग है वो। अब क्या होगा, ये ऐसे कुछ ऐसा करके क्या करते हैं, अमीनो एसिड रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब आप सीबीएसई में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप बनाओगे, तो क्या करना, आपको पूरे ये डायग्राम बनाने हैं। आपको इवन यहाँ पे जो जंक्शन पे सी है, जो कल बताया था आपको, ये सी को भी क्या करना है, वहां पे लिखना है। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपको वो बॉन्ड पूछते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये ऐसे मिलने के बाद जो मेन दो चीज होती है हमारी केमिकल बॉन्ड बनाने में, वो होता है डिहाइड्रेशन एंड स्टेरिफिकेशन, जो कि हमारे बायोमोलिक्यूल में जनरली दिखती है। वैसे कार्बोक्सिलेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो है ये हमारे बायोमोलिक्यूल में दिख जाती है हमेशा ही, ये बहुत कॉमन है। अब बात करेंगे हम, ये COH और ये मिलती है तो क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन होता है। क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। अब ये देख लो, ये क्या किया, एक H2O मॉलिक्यूल निकल गया है। डिहाइड्रेशन मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का निकलना है, एक से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। अब ये क्या होगा, अब ये कुछ ऐसा बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये C क्या होगा, सीधा N से बॉन्ड करेगा, N से बॉन्ड करने के बाद यहां पे क्या होगा, ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन निकल गए, तीन में से एक ऑक्सीजन रह गया और एक ये रह गया, तो ये कुछ ऐसा बॉन्ड दिखेगा। अब जो ये बॉन्ड आपको दिखे हैं, ये बॉन्ड का एक पर्टिकुलर नेम है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड को डिफाइन करना पड़े तो पेप्टाइड बॉन्ड को ऐसे डिफाइन करेंगे कि when two amino acids are getting assembled into a polymer to form polypeptide, then what happens, then dehydration occurs. That dehydration will help in bonding and that bond will be called the peptide bond. ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड वही होंगे, ये वाले पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, जहां पर क्या हुआ, एक आपको ये यहां पे आप देखो, ये एमीन और क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का रिएक्शन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन के बाद एक बॉन्ड बनी, वो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। अब दूसरी बॉन्ड, इसमें आप देख लो कि ये तो क्या होता है कि ये खुद अपने आप में ही एक वो है कि पॉलीमर तो ये अपने आप में ही है, क्योंकि इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या था, या तो ये एक फैटी एसिड होगा, या तो एक मोनोमर ये होंगे, या दूसरे मोनोमर क्या होंगे, यहाँ पे OH लगाइए, ग्लिसरॉल होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये क्या, इसमें कोई ज्यादा एडवांसमेंट नहीं होगी। आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये एक बायोमोलिक्यूल ऐसा है जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में नहीं मिलता। एसिड इनसॉल्युबल पूल से मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो हमने वहां पे उस दिन देखा था, रिडंडेंट और फिल्ट्रेट आती है बनकर, रिडंडेंट में ये नहीं मिलते हैं। क्यों रिडंडेंट में ये मतलब ये बायोमोलिक्यूल उस मामले में नहीं है एक फैटी एसिड, और फैटी एसिड क्या करते हैं, मिसल बनाते हैं, मिसल बनाने के बाद वो एक बायोमोलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें ये फर्दर कोई वो नहीं होता है, इसी में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, फैटी एसिड के चेन्स बढ़ते जाएंगे, या ऐसा कुछ होगा। अब बात आती है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के असेंबली की। अब जब कार्बोहाइड्रेट के असेंबली की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि ये अगर एक बॉन्ड है, एक मोनोसेकेराइड है, ये एक मोनोसेकेराइड है, अब ये दूसरे मोनोसेकेराइड से कैसे मिलेगा। अब यहां पे मान के चलो कि यहां पे क्या था, OH था। बच्चों अगर आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये पूरा डायग्राम वहां पे एकदम स्टेप वाइज डिहाइड्रेशन कहां पे हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, सब कुछ आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, अब मान के चलो कि एक दो हमारे पास ग्लूकोज के या कोई भी मोनोसेकेराइड के यूनिट आए। अब यूनिट आने के बाद क्या होगा, अब इसको स्ट्रिंग बनाना है, क्योंकि ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। अब ये मोनोमर अपने आप में रिएक्शन यहां पे करेंगे, और उस कल आपको मैं ग्लूकोज के लेक्चर में, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में ये बताया था कि ये नंबरिंग जो होती है इधर से होती है ग्लूकोज में 1 2 3 4। अगर यहाँ पे चौथा कार्बन है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, तो ये क्या लिंकेज होगा, 1 4 लिंकेज होगा। ठीक है, तो अब ये जिस कार्बन एटम से बाइंड करेगा या जिस कार्बन एटम से बॉन्डिंग करेगा, वहां से उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर होगी। लेकिन इस बॉन्ड का भी एक स्पेसिफिक नेम है, उसका स्पेसिफिक नेम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को अगर हम डिफाइन करें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डिफाइन ऐसे करेंगे, व्हेन टू
ठीक है, ऐसे करेंगे कि अगर दो मान के चलो कार्बन एटम है, कार्बन एटम में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने आप में बाइंड करके अगर एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है, एक सिंगल, एक मतलब अगर पॉलीमराइज हो रहा है, तो वहां पे जो ऑक्सीजन के हिसाब से, मतलब ऑक्सीजन बीच में आते हैं, जैसे कि अब मैं इसको देखो बना के दिखाता हूं आपको। अगर हम ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है, ऐसे बनाते हैं तो ये ऐसा बॉन्ड आता है, ऐसा करके बॉन्ड आएगा कुछ, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसा आएगा। तो यहाँ बीच में एक क्या होता है, ओ आता है, क्योंकि यहाँ पे दो O है, दो H है, अगर तो एक O निकल जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये सीधा भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा बॉन्ड आपको दिखेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग में बॉन्डिंग जनरली आपको कहां मिलेगी, जहां पे एक शुगर प्रेजेंट हो और दूसरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो, जहां पे कार्बन एटम हो। तो इसके लिए एसेंशियलिटी ये है कि एक कार्बन एटम हो, दूसरा कार्बन एटम हो, दोनों कार्बन एटम में क्या हो, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ग्रुप हो, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या फिर कोई भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो, या कोई भी जो भी एल्फेटिक कंपाउंड होंगे उसमें एक ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन क्या है, नेसेसरी है इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए। अब ये बात हो गई यहां से, ये बॉन्ड क्या करेगा, ये बाद में क्या करेगा, एक लंबा चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का बनाएगा, ये मोनोमर। इसी तरह से ये बाइंड करते जाएंगे, बहुत सारे बाइंड करेंगे, फिर क्या होगा, ये सेलुलोज बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, या फिर दूसरे कंपाउंड रेफिनोज बनाएंगे, जैसे आपको मैं ट्राइसेकेराइड में बताया था, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इसकी, अब न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि ये एक शुगर है, न्यूक्लियोटाइड में अभी मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं। तीन चीज होती है, एक शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती है, ये आप नोट कर लो, अभी मैं बताऊंगा। वैसे ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती है, हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक से ज्यादा साइकिल हो, तो वो ऐसा कंपाउंड होता है, एक भी साइकिल होते हैं नाइट्रोजन इसमें, नाइट्रोजनस बेस में, लेकिन क्या है कि वहां कार्बन एटम पे डिपेंड करता है कितने कार्बन, एक 9 होगा, एक में 6 होगा। तो ये नाइट्रोजनस बेस ऐसे साइक्लिक कंपाउंड है जहां पर नाइट्रोजन साइकिल में इंसर्ट होता है। जैसे आपको पायरेनोज और फ्यूरेनोज बताया था, उसमें क्या था, ऑक्सीजन इंसर्ट था। यहां साइकिल में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन इंसर्ट होगा, ठीक है। तो अब ये शुगर मॉलिक्यूल, शुगर क्या था, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, वो बाद में देखना आप, बस यहाँ पे याद रखो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और ये नाइट्रोजनस बेस। अब क्या होता है, अगर ये एक शुगर मॉलिक्यूल ये हुआ, इसमें लगे हुए एक नाइट्रोजनस बेस यहां हुए, एक ये फॉस्फेट ग्रुप ये हुआ। अब क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरे भी शुगर के रेसिड्यू से न्यूक्लिक एसिड के बाइंड करेगा। अब जो ये बाइंड करने के बाद बीच में जो ये बॉन्ड आई, ये बॉन्ड क्या है, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अगर मैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को इलैबोरेट करूं, इसी तरह क्या होगा, ये एक वर्टिकल लाइन बनाएगा पॉलीमर का, जो स्ट्रिंग कहलाते हैं, हेलिक्स कहलाते हैं, आपको वो सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। बस यहां पे आपको क्या देखना है, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पीडीई, आप फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिख लो। ये थर्ड तरह के हमारे केमिकल बॉन्डिंग है जो कि बायोमोलिक्यूल में मिलती है। तो ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बने, ये स्टेरिफिकेशन से बने। अभी देखना कैसे बनेंगे स्टेरिफिकेशन से। अब क्या हुआ कि यहां पे ये एक बॉन्ड दूसरे से बना रहे हैं। यहां पर क्या होता है कि जब भी आप देखो, यहां पे क्या होता है, CH2OH होता है, ठीक है। अगर हम शुगर की बात करते हैं CH2OH, तो बच्चों बात आती है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है क्या है, फिर ये एक स्टेरिफिकेशन से बना हुआ बॉन्ड है, जो कि दो शुगर रेसिड्यूज में बनते हैं। और शुगर रेसिड्यूज में बनने के बाद क्या होता है, इसमें इसकी ये क्या होता है, ये जनरली होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये फॉस्फोरिक एसिड क्या करते हैं, बाद में जाके बनाते हैं, ये बाद में जाके क्या करते हैं, बैकबोन बनाते हैं, बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद शुगर। तो अब क्या होता है, यहां पे अगर आप देखो तो इसमें ये अगर फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को मैं इलैबोरेट करूं, तो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इलैबोरेट होकर कुछ ऐसा होगा। मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, पीडीई। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको ऐसा दिखेगा, PO4 मतलब 4 ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर ये यहां पे सीधा रिंग में असेंबल हो जाएगा, रिंग में हो गया। तो ये एक नेचर होता है इसमें कि अब यहां पे आप सब में H लगा दो ताकि अपनी वैलेंसी ऑक्सीजन पूरी कर पाए, ठीक है। तो अब हो गया, ये आपका हो गया क्या, ये हो गया पीडीई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि क्या किया, ये एक दूसरे साइकिल के वो है मिथाइल ग्रुप। और यहां पे क्या है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसका, एक प्रीसीडिंग वाले शुगर मॉलिक्यूल का। तो ये बॉन्ड हो गया फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं
जो बायोमोलिक्यूल में पॉलीमराइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधा आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे, जो कि हमारा एक थर्ड बायोमोलिक्यूल है। हमने 2 बायोमोलिक्यूल अभी तक कवर कर चुके हैं, जिसमें कि क्या है, फैट है, फैटी एसिड, लिपिड्स, वो खत्म कर चुका है। जल्दी से आप नोट कर लो, उधर वाला इधर डिलीट करता हूं मैं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा बायोमोलिक्यूल होगा, कौन सा, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड है क्या? न्यूक्लिक एसिड नाम से ही लग रहा है आपको, एक एसिड है। एसिड मतलब एसिड इन नेचर, एसिडिक नेचर है। अब ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट कहां होता है, अब ये बात आती है। न्यूक्लिक एसिड हमेशा कहां प्रेजेंट होंगे, या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकते हैं, या कहीं भी हो सकते हैं, सेल के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया की बात करो, जहां न्यूक्लियस है ही नहीं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है ही नहीं, वहां क्या होगा, फ्री साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। तो अब क्या होता है, जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहली चीज आती है कि डिस्कवरी और न्यूक्लिक एसिड का नाम किसने दिया? तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले आइसोलेट करने वाला साइंटिस्ट कौन था? मिशर। वो था मिशर था, जिसने कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड डिफाइन किया कि न्यूक्लिक एसिड नाम की चीज होती है जो साइकिल में होती है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड मिशर ने एक न्यूक्लिक एसिड नोमेनक्लेट किया कि ये क्या है, कि ये न्यूक्लिक एसिड है। अब बात आती है, न्यूक्लिक एसिड तो निकल के आ गए, तो अब धीरे धीरे क्या हो गए, साइंटिस्ट वो हो गए कि अब हमें इनमें पता करना है कि केमिकल नेचर क्या है, कौन कौन से एटम है न्यूक्लिक एसिड में। तो ये चीज जान लो कि न्यूक्लिक एसिड सबसे बड़ा क्या होता है, बायोमोलिक्यूल है। चाहे आप प्रोटीन की बात करो, फैट की बात करो, कार्बोहाइड्रेट की बात करो, सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। और जैसा आपने देखा, न्यूक्लिक एसिड परसेंटेज भी ज्यादा थे, ये क्वांटिटी में भी क्या थे, ज्यादा थे हमारे सेल में, कितने, 5 to 7% थे। तो अब बात करते हैं हम कि मिशर ने तो ये ढूंढ दी। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर सबसे पहली बारी किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। एंड दैट वाज अराउंड 1962 में स्ट्रक्चर दिया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। और इसको क्या बोला था, इसको बोला था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये डीएनए के लिए है। क्योंकि जो आरएनए होगा, आरएनए में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आरएनए क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड कैसे हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं या डबल स्ट्रैंडेड भी हो। डबल स्ट्रैंडेड होंगे तो डीएनए में होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे तो आरएनए में होंगे। डीएनए, अब बात आती है कि ये है कहां, सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स, ये बात आती है। तो यहाँ पे ये कि डीएनए या आरएनए, चाहे कोई भी चीज ले लो आप, चाहे कोई भी किंगडम में कोई भी एनिमल हुआ या प्लांट हुआ या माइक्रोब्स हुए, सब में ही क्या होंगे, डीएनए भी होंगे और आरएनए भी होंगे। ऐसा नहीं है कि डीएनए सिर्फ एनिमल में है, आरएनए सिर्फ प्लांट में है। तो ये क्या है कि एक चीज आती है सेंट्रल डॉगमा, जो आपको मॉल बायो में देखोगे, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा एक ऐसा वो है, प्रोसेस है, जहां पर क्या होती है, ये मैसेज ट्रांसफर होती है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। ठीक है, और उसके बीच में इंटरमीडिएटर कौन सा होता है, आरएनए। तो आरएनए क्या है, एक इंटरमीडिएटर है, जो कि क्या करेगा, इंटरमीडिएटर मतलब कि ये सीधा डीएनए क्या हो रहा है कि पॉलीपेप्टाइड में या प्रोटीन में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बीच में आरएनए आ रहा है। आरएनए क्यों आ रहा है, अब आरएनए इसलिए आ रहा है कि डीएनए बहुत बड़ा है, उसमें कुछ एसेंशियल चीजें हैं, एसेंशियल सीक्वेंस है, एसेंशियल न्यूक्लियोटाइड है, जो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो उन इंफॉर्मेशन कैरिंग सीक्वेंस को क्या होता है कि आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर आरएनए को प्रोटीन में करते हैं, ताकि एरर नहीं हो और हमारे पास जो है, जो बहुत सारे केओस बन जाए। अगर मान लो कि हमारे कितने, मतलब 6 मिलियन हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उनमें से कुछ ही 1% एसेंशियल है, तो उस 1% को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर प्रोटीन बनाते हैं। तो आरएनए क्या हो गया, मीडिएटेड हो गया। आरएनए के 3 वेराइटीज हैं मॉल बायो में, आप देखना, बस यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए। ये 3 तरह के आरएनए हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब बात आती है कि वॉटसन एंड, अब फिर से आते हैं स्ट्रक्चर पे। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था कि ये इन्होंने ढूंढा था कि ये हमारी जो है डीएनए है, बेसिकली ढूंढी गई थी पहले डीएनए ही, तो डीएनए के स्ट्रक्चर उसने दिए सामने। ठीक है, 1962 में। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने किस चीज का, टेक्निक का यूज किया था, उसने टेक्निक का यूज किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये
कई बार पूछ देते हैं, ठीक है। और कभी कई बार ये भी साइंटिस्ट पूछ देते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर दिया था, वो किसने पहले डिस्कवर किया था, तो वो फ्रैंकलिन थे, वो फ्रैंकलिन रोजलिन फ्रैंकलिन थे, जिनके कॉन्सेप्ट थे एक्स रे डिफ्रैक्शन, उसको बेसिस मान के वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। तो अब बात आती है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जब दिया उन्होंने, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखा उसको एक्स रे डिफ्रैक्शन में, ठीक है, कुछ ऐसा दिखा। तो अब ये ऐसा दिखा, तो इसीलिए ये क्या है, दो स्ट्रैंड है, मतलब ये एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड। अब क्या होता है, अगर वाटसन क्रिक ने कुछ प्रॉपर्टीज बताई डीएनए की, अब वो प्रॉपर्टीज यहां मैं 4 पॉइंट में लिखूंगा। पैरेलल दो स्ट्रैंड हैं, अब ये 5 प्राइम और 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। एंटी पैरेलल मतलब यहाँ 5 प्राइम है तो दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम होगा। अब ये 3 प्राइम क्या है, 3 प्राइम आप शुगर में देखो कि यहाँ पे क्या होता है, जो बैकबोन बना होता है वो होता है शुगर और फॉस्फेट से। तो शुगर के कार्बन मतलब थर्ड कार्बन नंबर 3 ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर का थर्ड कार्बन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, ये कार्बन जो है 3 प्राइम वाला वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा इसका 5 प्राइम वाला कार्बन मतलब ये कार्बन होगा। तो क्या होगा, ये इसको रिवर्स कर दो आप, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे ये आ गया आपका, यहाँ पे 3 प्राइम आ गया, यहाँ पे 5 प्राइम आ गया, मतलब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, तो क्या हुआ, इन्वर्ट हो गया। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल हेलिक्स। दो एंटी पैरेलल हेलिक्स होते हैं डीएनए में। इन्होंने, ये किसने बोला, वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने ये बोला कि दो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, डीएचएस यहां से देख लो आप, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, और दोनों एंटी पैरेलल होंगे, मतलब एक जगह 5 प्राइम होगा, एक जगह 3 प्राइम होगा, और दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अलग अलग मतलब एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। अब बात आती है, उन्होंने तीसरी चीज ये बोली कि जो हमारे डीएनए होंगे वो क्या है, मोस्टली राइट हैंडेड है। मैं बोल रहा हूं मोस्टली, ठीक है, मोस्टली राइट हैंडेड है, और उसको उसने नाम दिया बीडीएनए। डीएनए के नोमेनक्लेचर पे जाओ, डीएनए के बहुत वेरिएंट है जो हमारे न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है, मतलब हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। वो A to Z मतलब 12 डिफरेंट टाइप के क्या है कि डीएनए है, A to Z तक है, A B C D E, उसके बाद Z है, कुछ बीच में नहीं है। 12 टोटल हमारे पास क्या है, डीएनए के पूल हैं, पूल इन द सेंस की कलेक्शंस हैं। अब जो इन्होंने दिया वो क्या बताया कि वो एंटी पैरेलल है, राइट हैंडेड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और इसमें जो बैकबोन होता है, वो बैकबोन किसका बना होता है, फॉस्फेट एंड शुगर और फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे बैकबोन बनाते हैं। ये 4 पॉइंट है जो उन्होंने सामने रखी कि हमारे डीएनए ऐसे ही होंगे। उसके बाद उन्होंने मेजरमेंट भी की, आगे बहुत रिसर्च होने का पता चला कि इसमें जो है ना 10 स्टेप होते हैं, और इसके स्ट्रक्चर को क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक स्टेयर से रिलेट किया गया। अब स्टेयर में क्या होता है, स्टेप्स होगा, और क्या होंगे, 2 बंबू होंगे, जो बंबू क्या करेंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक आप मान लो कि 2 ये क्या है, ये बंबू है, जो स्टैंड है वो क्या है, 2 स्टैंड है, ठीक है, और ये क्या है, ये स्टेप्स है, स्टेयर्स का। तो अब ये स्टेप्स कितने होंगे, 10 होंगे। और उन्होंने बोला कि ये 10 स्टेप जो है, 10 स्टेप ऐसा नहीं है कि वो सीधे ही मतलब एक पैरेलल रेलवे ट्रैक जैसा चल रहा है, ये कैसा चलता है, हेलिक्स में चलता है, और हेलिक्स में क्या होंगे कि टर्न होंगे, जो एक ये स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के बीच का टर्न है, वो टर्न कितना है, 36 डिग्री का टर्न है। तो ये टोटल क्या हुआ कि यहां से अगर एक पूरे आप यहां से एक पिच की बात करो, ये पिच आती है एक, मतलब यहां से लेके एक 10 स्टेप का ये क्या होगा, एक 10 स्टेप का एक ये पिच होगा यहां तक, ठीक है, 10 स्टेप का क्या हो गया, ये एक पिच हो गया। अब पिच जो है, एक पिच में कितने होंगे, 360 इंटू 10 दैट इज 360 डिग्री। मतलब ये अगर एक हेलिक्स यहां पे आ रही है तो ये क्या होगा, ये स्ट्रैंड यहां जाके जो ऊपर था वो क्या होगा, नीचे हो जाएगा 360 डिग्री, बिल्कुल राइट। जैसे अगर मैं ये यहां पे आके ऐसे है, तो अगर 360 डिग्री वो टर्न होता गया क्या होगा, ये मुड़ के ऐसे हो गया, ठीक है। तो वो जो ये आगे स्टैंड था वो क्या हो गया, पीछे हो गया, तो ये 360 डिग्री टर्न होगा। अब आती है बात कि ये स्टेप के बीच के डिस्टेंस कितने हैं। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए डीएनए में एक यूनिट है, वो क्या है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आप यहाँ पे केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही है,
10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इस यूनिट को यूज करते हैं। और जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच का डिस्टेंस है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल पिच का कितना हो जाएगा? पिच का हो जाएगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम टोटल एक पिच का डिस्टेंस हो गया। ये यहां से क्वेश्चन हर बार ही आएंगे, बहुत बारी क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, डीएनए में अगर पूछेंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछते ही हैं, ठीक है। और अब बात आती है एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स से कितना अपार्ट है। अपार्ट ये एक से दूसरे कितने 20 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स से 20 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे अपार्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आप अभी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे मेजरमेंट में। ये 3 पॉइंट, एक तो पिच, ये 360 डिग्री और 36 डिग्री, ये दूसरा पैरामीटर हो गया आपका ये स्टेप के बीच के डिस्टेंस कितने और पिच का लेंथ क्या है, और दूसरा ये विड्थ। ये 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में भी मिलेंगे और सीबीएसई एग्जाम में भी मिलेंगे। अब बात आती है कि अब ये हमने ओवरव्यू देख लिया कि हमारा डीएनए कैसा दिखता है। अब बात आती है डीएनए मिलके किन चीजों से बनता है। तो अभी जल्दी आप नोट करो, इतने में बताऊंगा, ठीक है। तो डीएनए हमारे 3 बेसिक चीज से बन के तैयार होती है। तो फर्स्ट चीज जो है वो है आपका नाइट्रोजिनस बेस, जो मैं तभी बता रहा था। अब यहाँ पे मैं उनको इलेबोरेट करूंगा। नाइट्रोजिनस बेस। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा शुगर। शुगर या तो फिर डीऑक्सीराइबोज हो सकता है, दोनों के स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं, या तो वो क्या हो सकता है, राइबोज हो सकता है। अब डीऑक्सीराइबोज और राइबोज कहां होंगे? डीऑक्सीराइबोज एक्सक्लूसिवली कहां मिलेंगे? डीएनए में मिलेंगे। ये डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए। आरएनए में क्या होंगे? राइबोज शुगर होगा। अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है फॉस्फेट, फॉस्फोडाइस्टर बोन, इसको पीडीई कह लो, फॉस्फोडाइस्टर बोन, पीडीई, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये 3 चीज मिलके हमारे डीएनए में बनाते हैं। और डीएनए का एक मोनोमेरिक यूनिट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें होंगी? ये 3 बेसिक चीजें होंगी। ये तीनों बेसिक चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे? अब ये जाके पॉलीमराइज होके फॉस्फोडाइस्टर बोन से पॉलीमराइज होके, किससे? फॉस्फोडाइस्टर बोन से, पीडीई से पॉलीमराइज होके एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से पीडीई के सहारे क्या करेंगे? ये बनके फिर बनाएंगे एक कंप्लीट स्ट्रैंड। और वो कंप्लीट स्ट्रैंड क्या होगा? या तो आरएनए होगा, 2 है तो क्या होगा? डीएनए होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये न्यूक्लियोटाइड तो बन गया। अगर एक न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को घटा दे, एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, ये रिलेवेंट नहीं है हमारे बॉन्डिंग्स के लिए, लेकिन कहां रिलेवेंट है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्जाम में देखो तो ये पूछते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू 3 चीजें थी, एक माइनस हो गए, तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, तो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया तो क्या बनाएगा? वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखो जल्दी से, ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा डायग्राम अच्छे से बनाओ और ये 4 पॉइंट जो है स्ट्रक्चर के ये बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आरएनए, इनमें सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा होता है? तो आरएनए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। और फिर वो मोलबायो में भी है वैसे आरएनए के बारे में सब कुछ, तो वहां भी पढ़ेंगे। अभी बस इसको आप नोट करो, मैं इधर रब करके फिर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमने ये देख लिया कि डीऑक्सीराइबोज शुगर थे और राइबोज शुगर थे जो कि हमारे इसको बनाए। अब बात आती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात हो गई। स्ट्रक्चर तभी आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का बता दिया था, फॉस्फोरिक एसिड कैसे एक दूसरे शुगर में जाके फिर बैकबोन बनाते हैं। अब बात आती है हमारे पास जो है वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं। एक ही नाइट्रोजनस बेस है जो न्यूक्लियोटाइड बना रहा है या बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस हैं जो न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। तो अगर हम इस बात में बात करें तो हमारे पास टोटल पांच वो है, 5 नाइट्रोजनस बेस हैं। एडेनिन, गुआनिन,
सीन, थायमीन एंड यूरासिल। ठीक है, ये हमारे पास 5 होते हैं, 5 हमारे होते हैं नाइट्रोजनस बेस। अब इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है एक 9 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और दूसरा होता है 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये दोनों को अगर आप देखो तो ये तीनों क्या होते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और ये दोनों ऊपर वाले क्या होते हैं 9 मेंबर्ड रिंग। अब बात इसको याद कैसे रखे, तो याद यहां से रखो आप, 9 तो 9 मेंबर्ड रिंग, बाकी सिन, मिन और सिल ये क्या होंगे 6 मेंबर्ड रिंग। तो इनको बोला गया है प्यूरीन, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगे, हेट्रोसाइक्लिक इन द सेंस नाइट्रोजन बीच में हो। हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगे, और ये 5 तरह के होंगे। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग में 2 होंगे 9 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। 9 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। 9 मेंबर्ड वाले क्या होंगे, वो प्यूरीन होंगे, और जिसमें 6 एटम होंगे रिंग में, वो क्या होंगे, वो होंगे पाइरीमिडीन। याद रखने का तरीका 9 हो गया, बाकी जितने हैं वो क्या हो जाएंगे पाइरीमिडीन। और यूरासिल क्या होता है, यूरासिल डीएनए में नहीं होता है, ये आरएनए में होता है, और ये सब्स्टिट्यूट है किसका, थायमीन का सब्स्टिट्यूट इन आरएनए क्या है, यूरासिल है। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आप देख लेना, एनसीईआरटी में 2 स्ट्रक्चर दी हुई है, एक तो एडेनिन की दी है शायद, और एक यूरासिल की दी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दी है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ही अब सब कुछ है, नीट के लिए तो सब कुछ ही है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर आप देख लेना, दोनों ही ये 9 मेंबर रिंग हो गया और ये 6 मेंबर रिंग हो गया, इनको देख लेना। अब बात आती है, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको कि एडेनाइलिक एसिड, वो पूछेंगे एडेनाइलिक एसिड इज ए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपको लगा एडेनाइलिक एसिड ये नया टर्म आ गया, तो यहां पे आपके ऑप्शंस में देंगे वो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सेकंड में देंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, थर्ड में देंगे आरएनए, फोर्थ में देंगे डीएनए, ऐसे देंगे ये। तो अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एडेनाइलिक एसिड मतलब एक ही एडेनिन है, तो और उसमें सब कुछ है, ये होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा, क्योंकि एसिड जैसे ही लग गया तो वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होगा। अगर ये आरएनए होता तो क्या होता है, इसमें एडेनाइलिक एसिड नहीं लिखते उसको, उसमें बहुत सारे एडेनिन, बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस के मोनोमर्स मिलकर फिर बनाते हैं आरएनए। डीएनए भी नहीं होगा, डीएनए में डबल हेलिक्स होता है। जो भी आपको ऐसे एडेनाइलिक एसिड, साइटोसिलिक एसिड या कुछ भी मिले, ऐसे गुआनिलिक एसिड मिले, वो मिले, कुछ भी मिले, तो ये क्या होंगे, फिर ये होंगे आपके न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि बॉन्डिंग्स की। अब बॉन्डिंग्स कैसे होती है हमारे इसमें न्यूक्लिक एसिड में। तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। पहली तो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरी होती है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ कोई पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, वो एक्सक्लूसिव है, प्रोटीन्स में ही मिलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि आपने देखा कि 2 शुगर होते हैं हमारे पास जो कि न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। वो है आपकी, एक तो ये है राइबोज और एक है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अब देखो राइबोज में क्या होता है कि राइबोज में 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 पेंटोज है राइबोज, सबको पता है कल वाले के लेक्चर के बाद। ठीक है, तो अब ये राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस कहां आती है। अब क्या डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ग्रुप का हट जाना, कहां से, एट 2 प्राइम। ये 2 प्राइम से अगर ऑक्सीजन हट जाए तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोज। अब अगर यहां से भी हम ऑक्सीजन हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये डाइडिऑक्सी राइबोज। डाइडिऑक्सी राइबोज, डाइडिऑक्सी राइबोज कहां पे यूज होती है, डीएनए सीक्वेंसिंग। जब हम सीक्वेंस पता करते हैं डीएनए का तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन आएगा आपको, सीबीएसई में नहीं है, एम्स का क्वेश्चन होता था पहले, तो अब तो एम्स खत्म कर दिया, नीट में कर दिया, तो नीट में आते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। डी डाइऑक्सी राइबोज की कभी स्ट्रक्चर पूछ लेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन भी यहां से हट जाएगा राइबोज से। डीऑक्सी राइबोज से एक और ऑक्सीजन हट गया, कहां से, एट 3 प्राइम। तो 3 प्राइम और 2 प्राइम दोनों से हट गए तो डीऑक्सी राइबोज, 2 प्राइम से सिर्फ हटे तो डाइडिऑक्सी राइबोज, और 2 प्राइम से हटे तो डीऑक्सी राइबोज। ये आपको याद रखनी है। तो अब बात आती है कि ये जो हमारे राइबोज हैं
ये राइबोज कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं, कैसे बना रहे हैं बॉन्डिंग्स। अब जो यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजनस बेस से अगर ये बॉन्ड बनाएगा कुछ, ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस से अगर ये बॉन्ड बना रहा है कुछ, ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड जो बनाएगा तो ये कौन से बॉन्ड से बनाएगा, ये होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको क्या बोला था, एक कार्बन एक शुगर होने चाहिए और दूसरा कार्बन का कोई सोर्स होना चाहिए। वो सोर्स कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कार्बन का सोर्स नाइट्रोजनस बेस है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बात आती है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो हो गया वो, अब यहां पे आता है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, ठीक है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसा होता है, ऊपर एक और शुगर के होंगे। और फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां से बनता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड से। मतलब अगर 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड ऑफ अपर, आप कह लो कि जो प्रीसीडिंग है, प्रीसीडिंग का क्या होगा, 5 प्राइम होगा, और सॉरी प्रोसीडिंग का 5 प्राइम होगा, और नीचे वाली जो प्रीसीडिंग है उसका कौन सा होगा, 3 प्राइम होगा। तो 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में बनता है हमारा ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्लस शुगर मिलकर बनाएगा हमारा बैकबोन। जो आपको ये स्ट्रैंड दिख रहा था, ये स्ट्रैंड का आप ऐसे लगा लो कि ये स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम, तो ये बीच में ऐसा दिखेगा ये बैकबोन, और ये हमारा होगा कोर। अब कोर में बात आती है बॉन्डिंग की। अब जब बॉन्डिंग की बात आती है तो आप स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर 9 मेंबर, और इसके आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये पूछते भी हैं। ये आपको बना देंगे स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल और पूछेंगे ये मॉलिक्यूल है कौन सा। तो ये आप स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, ठीक है, सबके स्ट्रक्चर देख लेना। और अब बात आती है बॉन्डिंग की। तो बॉन्डिंग मतलब कि ये जो कोर की बात कर रहे हैं इसमें बॉन्डिंग होती है। अब क्या होता है कि ये पांचों अपने आप में ऐसा नहीं है किसी से भी जाके ये बाइंड कर जाएंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अब क्या होता है, इसमें होता है कि एक एडेनिन एक प्यूरिन एक क्या करता है, एक पाइरिमिडीन से ही बॉन्ड बनाएगा। प्यूरिन एक पाइरिमिडीन से बॉन्ड बनाएगा, प्यूरिन प्यूरिन से कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, प्यूरिन पाइरिमिडीन से बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पे एक बात आती है चारगाप्स रूल। चारगाप्स रूल 1950 में एडविन चारगाफ करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए में उनके नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बताने के लिए एक रूल दिया। उस रूल में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, 3 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो ये कि ए जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, टी के साथ। ए डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, टी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के, जी बनाता है ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। यूरासिल से क्यों नहीं बनाता, क्योंकि यूरासिल आरएनए में होता है, आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये ए जो है जब भी बॉन्ड बनाएंगे टी के साथ, जी जब भी बॉन्ड बनाएंगे सी के साथ। तो ये फर्स्ट रूल हो जाती है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का। तो जब भी यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे जी और सी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाता है। और जितने जीसी कंटेंट होंगे न्यूक्लिक एसिड में उतना स्ट्रॉन्गर होगा। ये एम्स का क्वेश्चन हुआ करता था पहले कि वो जी और सी के कंटेंट दे देते और मतलब एक डीएनए बना दिया, डीएनए में जी और सी को बता दिया कितने हैं और पूछे कौन सा जो डीएनए है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ बात आती है डीएनए और आरएनए में कौन सा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली डीएनए ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आरएनए में जो है बहुत सारे फ्री ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, बाइंड नहीं किया हुआ है, तो उनकी क्या हो जाती है, वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है रिएक्शन से और बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो डीएनए हमारा स्टेबल हो गया, लेकिन आरएनए सबसे पहले, अगर आप कहो कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो आरएनए बहुत ही, जब आर्कीबैक्टीरिया वाले जो ग्रुप थे ना उस समय से भी पहले से भी आरएनए है, डीएनए बाद में आई इवोल्यूशन में, आरएनए पहले आए। अब यहां दूसरी चीज आती है प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन। प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन, प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन की बात करें तो इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अब तो न्यूमेरिकल्स भी आने लगे हैं, एम्स में तो आते ही थे। तो प्यूरिन में क्या है, ए और ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। तो प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन, प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन क्यों, क्योंकि ए टी से बना रहा है, तो जितने ए होंगे उतने टी होंगे, जितने जी होंगे उतने सी होंगे। तो ए और जी को मिला और टी को और सी को मिला तो कितने होंगे, वो ऐसे आएंगे, ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब बात आती है ए प्लस टी एंड जी प्लस सी का रेशियो। ये रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये रेशियो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट से, बस ये याद रखो
कि ये रेशियो हर स्पीसीज के लिए क्या होता है, एक यूनिक होता है। मतलब ये जितने भी स्पीसीज हैं सबके लिए एक ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि अगर ये वैल्यू 0.56 है तो वो एक के लिए 0.56 होगा, दूसरे के लिए 0. कुछ और होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे। और बस यही इंपॉर्टेंट थे आपके डीएनए में। और डीएनए के स्ट्रक्चर में बस ये बैकबोन है, कोर ये होंगे, ये बता दिया आपको, राइबोज डीऑक्सीराइबोज बता दिया। तो ऑलमोस्ट ऑल द चीज जो भी आपके एनसीईआरटी में है वो कवर हो चुकी है। ठीक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर माई वीडियो।